हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं मॉक टेस्ट लेके आती हूँ हमेशा। तो ये मेरा 21st मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट का रूल मैं बता देती हूँ। पहले मैं आपको 20 क्वेश्चंस विद ऑब्जेक्टिव आपको दूंगी। आप अपना पहले पेपर पेन लेके बैठिए और मेरे साथ आप सॉल्व करते हुए जाएंगे। मैं 20 क्वेश्चंस बोलते हुए जाती हूँ, फिर उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चनिंग का पार्ट, तो फिर मैं उसका डिस्क्रिप्टिव विथ फुल डिस्क्रिप्टिव मैं उसका आंसर की लेके आती हूँ। तो लगभग 5-6 मिनट में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। 20 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट होता है मेरा। तो मैं आपको बताऊंगी और आप उसमें सॉल्व करेंगे। जैसा कि मॉक टेस्ट में होता है कि क्वेश्चंस को आप एक टाइम लिमिट तक सॉल्व करना आप सीखते हैं, ठीक है। तो वैसे तो 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स मिनिमम आप मैक्सिमम ले सकते हैं, बट यहाँ पे टाइम ज़्यादा दे दूँगी तो आपको बोरियत होने लगेगी, इसलिए मैं 5-6 मिनट में एक मॉक टेस्ट का सॉल्व कराती हूँ। आपको अगर सोचना हो तो आप वीडियो पॉज करिए और उसको करते हुए चले जाइए। पेपर पेन ज़रूर लेके बैठा करिए और अपना मॉक टेस्ट ज़रूर दिया करिए। आंसर मुझे बताइए कि आपका कैसा हो रहा है, इससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे मिलेंगे यहाँ पे, जो कि आपको बुक्स से अलग से मैंने बनाया है, प्रिपरेशन किया है। कोई भी मैंने किसी भी बुक से नहीं ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं। बिल्कुल यूनिक टाइप के क्वेश्चंस होंगे और आपको मे भी एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चंस हैं न सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए हैं, ये टीजीटी पीजीटी यूपीएससी की कोई भी हायर एजुकेशन एलटी ग्रेड का जो भी एग्ज़ाम होता है, या आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और या आरपीएससी जो राजस्थान के ड्राइंग टीचर के लिए होता है, केवीएस एनवीएस सारे एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया था? आपको आंसर देना है, ठीक है। आप नंबरिंग करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर आप खुद से लिखते हुए चले जाएंगे। ए गगनेन्द्र नाथ टैगोर, बी अवनींद्र नाथ टैगोर, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या के एन मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 2, वॉश टेक्निक से चैतन्य माला का चित्रण किसने चित्रित किया? रामचंद्र शुक्ल, नीरद मजूमदार, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, के जी सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 3, गगनेन्द्र नाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार ने सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? घनवादी चित्रकार का नाम से किसने संबोधित किया था, ठीक है। ए कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमरिस, असित कुमार हालदार, केसीएस पणिक्कर ने। क्वेश्चन नंबर 4, डिपार्चर ऑफ चैतन्य चित्र किस कलाकार का है? विनोद बिहारी मुखर्जी, लीला मुखर्जी, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से भारतीय कलाकार जो एक कार्टूनिस्ट भी थे? जी एम शेख, पणिक्कर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, या मजूमदार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आपका अगर बहुत फास्ट मैं कर रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए, क्योंकि आप यूट्यूब में ये ऑप्शन आप बड़े इजीली कर सकते हैं। यामिनी राय मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में सहायक निर्देशक कब तक रहे हैं? 1929 से 1936 तक, 1920 से 1950 तक, 1960 से 1965 तक, या 1930 से 1936 तक। यामिनी राय को पद्म विभूषण की उपाधि कब प्रदान की गई? सन 1965, सन 1955, सन 1966, या सन 1970। क्वेश्चन नंबर 8, यामिनी राय ने इनके जीवन पर चित्र कब से बनाना प्रारंभ किया था? सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पे मैंने ईसा टाइप किया था और ईसा टाइप करने में इनके हो गया है। तो यामिनी राय ने ईसा के जीवन पर चित्र कब से बनाना स्टार्ट किया था? क्वेश्चन है, आंसर है इसका 1967, 1937, 1950, 1940। क्वेश्चन नंबर 9, जॉर्ज कीट कहाँ के कलाकार थे? श्रीलंका, बांग्लादेश, बिहार, तिब्बत।
जॉर्ज कीट ने अपने अन्नवृत्ता चित्रकूट में कौन से मॉडल को बैठाया था? उनका नाम क्या था? रुचिका, रूपचंदर, गोविंदम्मा, सुरुचि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्षा विहार नामक चित्र जॉर्ज कीट ने कब निर्मित किया था? 1937 में, 1940 में, 1945 या 1950 में? भीम और जरासंध चित्र किस कलाकार का चित्र है? सोमनाथ और, राजा रवि वर्मा, रवि शंकर रावल या जॉर्ज कीट? ग्रुप 43 की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर इज 1930, 1943, 1920, 1950। ठीक है। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? 1913, 1914, 1915, 1916। क्वेश्चन नंबर 15, अजंता वह मेरी समझ से बाहर की चीज़ है। सॉरी, यहाँ लिखना मैं भूल गई। ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा है? अर्पिता सिंह, अपर्णा कौर, अमृता शेरगिल, वी प्रभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, उमराव सिंह अमृता शेरगिल के क्या थे? पिता थे, पति थे, भाई थे या भतीजे थे? क्वेश्चन नंबर 17, निकोलस रोरेक का जन्म कहाँ हुआ था? कंबोडिया, कैलिफोर्निया, सेंट पीटर्सबर्ग या अर्जेंटीना? क्वेश्चन नंबर 18, रोरिक, सॉरी यहाँ पे रोरिक होना चाहिए था, रोरिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1922, 1923 या 1925? निकोलस रोरिक स्थायी रूप से कुल्लू में आकर कब बस गए? 1930 या 1928 में, 24, 24 या 1922, 1922? प्रोफेसर वॉल्टर लैंगहैमर ने भारत में कहाँ रहकर भारत की कला में योगदान दिया था? गुजरात, आसाम, मुंबई, शिमला। ये हो गए 20 क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट नंबर 21 के। फ्रेंड्स, बहुत लोगों का कहना होता है कि मैं इंग्लिश में पेपर बनाऊं, मैं इंग्लिश में इसको पेंटिंग्स को कन्वर्ट कर दूं, पर फ्रेंड्स मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं कर दूं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं एक मॉक टेस्ट ही लेके आ पाती हूँ पूरे दिन में। मैं अभी मैंने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है 100 कलाकारों के बारे में। मैं रेगुलर पोस्ट करूँगी। ये एवरी डे भी हो सकता है और वन डे अल्टरनेट भी हो सकता है। जैसा मेरे पास टाइम रहेगा मैं वैसा कर पाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर आपने कर लिया हो तो इसका मैं आंसर की देना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आंसर की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया था इसका जीवन स्मृति का चित्रण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। सेकंड है, वॉश टेक्निक में चैतन्य माला का चित्रण किसने किया था? वॉश टेक्निक में चैतन्य माला का चित्रण गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। राइट आंसर इज सी, गगनेंद्रनाथ टैगोर। सन 1867 में इनका जन्म हुआ था और 1938 में इनकी डेथ हुई थी। 1867 से 1938 तक ये थे। ठीक है। चैतन्य के जन्म से लेकर देह त्याग तक के ये 21 चित्र हैं जिनमें भाव विभोर चैतन्य संकीर्तन चित्र बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने। इनकी गतिपूर्ण आकृतियां तथा हल्के चमकदार रंग उस समय की पुनरुत्थान शैली से पर्याप्त भिन्न हैं। तीर्थों तथा रात्रि दृश्यों में काली स्याही अथवा गहरे रंगों द्वारा देवालयों के स्थापत्य, दर्शनार्थियों की भीड़ आदि का चित्रण इन्होंने किया है। इन चित्रों में देवालयों के गर्भगृह से आता हुआ प्रकाश आध्यात्मिक धार्मिक प्रतीक होता है। धीरे धीरे वे रात्रि के अंधकार में अलौकिक शक्ति के प्रकाश से चमकते हुए देवालय चित्रित करने लगे। यही पद्धति उन्होंने बाद में बड़े रहस्यमय भवनों के चित्रों में प्रयुक्त भी किया था। इस प्रकार से कुछ चित्रों में स्टेज सेटिंग का भी प्रभाव है और घनवादी, भविष्यवादी तथा निर्माणवादी कला आंदोलनों की कल्पनाओं का उपयोग भी है। काली स्याही से अंकित इस प्रकार के चित्रों पर
श्वेत श्याम फोटोग्राफी का भी प्रभाव है। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने वॉश टेक्निक में भी काम किया था। गगनेंद्र नाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार ने गगनेंद्र नाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार के रूप में सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस। राइट आंसर इज बी, डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस। सन 1921 में जब उन्होंने घनवादी शैली में पहली बार प्रयोग किया था और 1922 में डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने सर्वप्रथम उन्हें घनवादी चित्रकार के रूप में कहा था। 1923 में बर्लिन में भारतीय आधुनिक चित्रकला की एक प्रदर्शनी हुई जिसमें गगनेंद्र की कृतियों को घनवादी कहा गया और यूरोपीय घनवादी कलाकारों से उनकी तुलना की गई थी। उनके भारत का सबसे अधिक साहसी और आधुनिक चित्रकार माना गया था। अगर हम बात करते हैं घनवाद की, भारत में किसने स्टार्ट किया, तो घनवाद में गगनेंद्र नाथ टैगोर का सबसे पहले नाम आता है। और अगर आधुनिक कला के बारे में स्टार्ट करने का बात करते हैं अगर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने डूडल से किया था और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने घनवादी चित्रों के द्वारा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर, डिपार्चर ऑफ चैतन्य चित्र किस कलाकार का है? डिपार्चर ऑफ चैतन्य भी गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। राइट आंसर इज सी, गगनेंद्र नाथ। चैतन्य का चित्र इन्होंने बहुत सारा बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। कौन से भारतीय कलाकार जो एक कार्टूनिस्ट भी थे? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो कार्टूनिस्ट के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, इसका मैं कुछ पिक्चर्स आपके गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों को भी दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो जब हम गगनेंद्र नाथ के चित्रों को देखते हैं और उनके स्टार्टिंग के चित्र जो घनवाद की तरफ प्रभावित हुए हैं उस तरह की चित्र को हम देखते हैं तो पूरी तरह से इनके चित्रों में लाइंस, क्यूब्स, कोन, रेक्टेंगल, इन सब चीज़ों का आप प्रभाव देख सकते हैं। चित्रों में इनके कलर्स की ओवरलैपिंग देख सकते हैं। इनके चित्रों में आप एक तरीके का डार्कनेस और लाइटनेस का किस तरीके से इन्होंने प्रयोग किया है वो भी हम इनके चित्रों में देख सकते हैं। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला किस तरह से उस समय जब लोग ट्रेडिशनल और फोक आर्ट को लेके काम कर रहे थे, उस समय जब गगनेंद्र नाथ टैगोर अपने कलाकृतियों को घनवाद की तरफ कैसे लेके जा रहे थे, ये एक अच्छा उदाहरण है उनके चित्रों को देखने में। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ गगनेंद्र नाथ टैगोर। द टाइटल इज़ मैजिशियन। ये मैजिशियन नाम का एक चित्र उन्होंने बनाया है। ये कलर टोन इन्होंने ऊपर तो दिया है सीपिया का और ब्लैक और डार्क और लाइट का, पर नीचे इन्होंने जो फर्श बनाया है ये बिल्कुल रेड कलर का बनाया है। इससे कलाकार के एक आप उत्सुक विचारधारा को, उत्सुक मन को देख सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने सारी जो चीज़ें हैं वो कोन, क्यूब और स्ट्रेट लाइंस में ही बनाई है। उन्होंने कहीं भी कलर्स को मर्ज करके इस तरीके से नहीं बनाया। हर जगह आप उनके कलाकृतियों में फ्लैट लाइंस और क्यूब, कोन को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर, ये गगनेंद्र नाथ टैगोर का टेम्पल का है। इसमें आप देख सकते हैं ये चित्र इन्होंने टेम्पल का बनाया तो है पर पूरी तरह से ये घनवाद पर ही आधारित है। घनवाद जैसे पिकासो के चित्रों में आप क्यूब, कोन और विकृत लाइंस से टूटे फूटे चीज़ों की तरह से पिकासो बनाया करता था, उसी तरीके से गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों में आप कलर्स को भी देख सकते हैं और लाइंस को भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर की सिटी इन द लाइट। ये एक सिटी का रूप इन्होंने क्यूब, कोन और रेक्टेंगल, कहीं कहीं इन्होंने सर्कल भी, कलर्स में सर्कल का भी यूज़ किया हुआ है। इन्होंने किस तरीके से इसमें पर्सपेक्टिव दिखाने का प्रयास किया है, बिल्डिंग्स दिखाने का प्रयास किया है और बिल्डिंग से लाइट किस तरीके से आती है वो भी दिखाने का पूरा अच्छा सा प्रयास किया है। इनका प्रयास बहुत ही अच्छा रहा है घनवाद में। हम जो बात कर रहे थे गगनेंद्र नाथ टैगोर की कार्टूनिस्ट वाली धारणा के ऊपर, तो इस तरीके से उन्होंने कार्टून जैसे फिगर्स भी बनाए। किसी ये यहाँ पर
एक तरह से देखा जाए तो पुजारी का इन्होंने दृश्य बनाया है और उसके सिर को बिल्कुल छोटा करके उसकी बॉडी को इतना बड़ा कर दिया है और पुजारी ने बनाया है। इस तरीके से इन्होंने कार्टूनिस्ट का प्रभाव अपने चित्रों में दिखाने का पूरा प्रयास किया है। ये भी है एक गगनेंद्र नाथ टैगोर का कार्टून वाले सब्जेक्ट पे आधारित चित्र। जैसे आप देख सकते हैं आजकल एक पेपर्स में एक कॉर्नर में एक कार्टून का फिगर छपा होता है, उस तरीके से गगनेंद्र नाथ टैगोर का एक चित्र हुआ करता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 6 नंबर। यामिनी राय मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में सहायक निर्देशन कब तक रहे? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1929 से 1936 तक। उसके पश्चात ये 2 वर्ष तक लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज के प्रधान शिक्षक रहे। 1938 से 1947 तक लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के निर्देशक के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। यामिनी राय को तो कौन नहीं जानता होगा। यामिनी राय तो हमारे कला के क्षेत्र के सबसे बड़े आप उनको कला में जो कालीघट पटचित्रों का प्रयोग करके अपने चित्रों में ट्रेडिशनल आर्ट और फोक आर्ट से रिलेटेड चीज़ों को लाए थे। यामिनी राय की एक अलग ही पहचान हो गई थी अपनी कला के क्षेत्र में। यामिनी राय को पद्म विभूषण की उपाधि कब प्रदान की गई? क्वेश्चन था 7th। आंसर है इसका 1955 में। राइट आंसर इज बी 1955 में यामिनी राय को पद्म विभूषण की उपाधि प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8। यामिनी राय ने इसके जीवन पर चित्र कब से बनाना ईसा के जीवन पर चित्र बनाना कब से प्रारंभ किया था? ये मैं टाइप करती हूँ, उसके बाद ये पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1937। राइट आंसर इज बी 1937। जॉर्ज कीट कहाँ के कलाकार थे? जॉर्ज कीट जो थे वो श्रीलंका के कलाकार थे। एक्चुअली जॉर्ज कीट का जन्म श्रीलंका में हुआ था। इनके पिता श्रीलंका के थे, ठीक है, और माता इनकी डच परिवार की थी। इनका जन्म 17 अप्रैल सन 1901 को हुआ था। इनके पिता भारतीय मूल के ही रहे थे और माता इनकी डच थी। इनका पालन पोषण पाश्चात्य सभ्यता में हुआ था, उच्च वर्गीय वातावरण में इनका हुआ था। ये पूरी तरह से बड़े घराने से बिलोंग करते थे। जॉर्ज कीट ने अपनी अनावृत्ता चित्र में जिस मॉडल का उपयोग किया था, जिस मॉडल को देख के बनाया था, उस मॉडल का क्या नाम था? यहाँ पे क्वेश्चन ये था। तो राइट आंसर इज सी गोविंदम्मा। गोविंदम्मा नामक नर्तकी को मॉडल बनाकर अनावृत्ता का चित्र बनाया था और भी इसके बाद उन्होंने बहुत सारे अनावृत्ता के चित्र बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। वर्षा विहार का चित्रण जॉर्ज कीट ने कब बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। राइट आंसर इज ए 1937। ये जो वर्षा विहार था ये इनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों के अंतर्गत आता है, वर्षा विहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। भीम और जरासंध चित्र किस कलाकार का चित्र है? तो ये भी है आपके राइट आंसर इज डी जॉर्ज कीट। आप इसको एक माइथोलॉजिकल पिक्चर समझ के किसी और का राजा रवि वर्मा नहीं समझ लेना, ये जॉर्ज कीट का ही है। जॉर्ज कीट ने माइथोलॉजिकल भी चित्र बनाए थे। भीम और जरासंध जॉर्ज कीट का चित्र रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ग्रुप 43 की स्थापना कब हुई थी? ग्रुप 43 की स्थापना हुई थी 1943 में। राइट आंसर इज बी। इसको याद रखना आप लोग कि ग्रुप 43 इसीलिए इसका नाम पड़ा था क्योंकि वो उस समय 1943 चल रहा था। इसके संस्थापक के सदस्य के रूप में जॉर्ज कीट को माना जाता है, जो कि श्रीलंका में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर इज ए हो जाएगा 1913। अब एक चीज़ याद रख लेना कि जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर के नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो उनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था और 1913 में ही अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से आपको रिकॉल करने में बहुत ही ईजी रहेगा कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था 13 में और इनकी डेथ हो गई थी 41 में। ये बहुत ही कम टाइम के लिए इस दुनिया में रही थी।
अब ये क्वेश्चन था, मैंने पूछा था अजंता वह तो मेरी समझ से बाहर की चीज़ है, ये वर्ड किसने कहा था, ये सेंटेंस जो था वो किसने कहा था। तो ये था राइट आंसर इज सी, क्योंकि अमृता शेरगिल जब अजंता के कलाकृतियों से इतनी ज़्यादा प्रभावित थी कि उन्होंने ये वर्ड उनके मुंह से अवाक निकल गया था। जब हम भी अजंता के चित्रों को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मैं एक बार गई थी अजंता और एलोरा, हमने सब घूमा हुआ है। तो वहाँ जब हम गए तो हमें देख के ऐसा प्रतीत होता था जैसे कलाकारों का अगर मंदिर कहा जाए तो अजंता और एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं ही हैं, और भी जो भी यहाँ पे जो मूर्ति और स्कल्पचर वाले मंदिर हैं उनको हम कलाकारों का मंदिर कह सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ जाकर कलाकारों के थॉट और उनकी चीज़ों को आप देख के एकदम भाव विभोर हो जाएंगे। अगर आप सच में कलाकार हैं तो उनकी चीज़ों को देख के बिल्कुल आपका ऐसा मन करेगा कि ये कलाकार क्यों इन्होंने इतनी मेहनत की, क्यों इन्होंने ऐसा कुछ बना के हमारे लिए आज छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उमराव सिंह शेरगिल अमृता शेरगिल के क्या थे। उमराव सिंह शेरगिल अमृता शेरगिल के पिता थे। ठीक है, राइट आंसर इज ए, पिता थे। मैं आपको अमृता शेरगिल के कुछ चित्रों को भी दिखाती हूँ। हम यामिनी राय के चित्रों की भी बात कर रहे थे, उसका भी मैंने कुछ चित्र कलेक्ट करके रखा हुआ है। ये है यामिनी राय की पुजारिन का चित्र, जो कि सब लोग देखे होंगे। बस मैं एक जस्ट आपको शो करने के लिए कि किस तरीके से उन्होंने फोक आर्ट को अपने चित्रों में लेके बनाने का प्रयास किया था, और किस तरीके से उन्होंने फोक आर्ट से जो हम वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, उसको वो अपनी कलाकृतियों में लेकर उन्होंने बनाने का प्रयास किया। उन्होंने ईसा का जो चित्र बनाया वो पूरी तरह से मॉडर्न की तरफ जाते हुए भी आप उन्होंने फोक आर्ट देख सकते हैं। तो यामिनी राय का जो चित्र था वो पूरी तरह से मॉडर्न की से मिलता जुलता एक फोक आर्ट का भी टच उनके चित्रों में हम देख सकते हैं। ठीक है, ये है यामिनी राय का पार्वती और गणेश का चित्र। बिल्कुल खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। आज के कलाकारों के लिए एक उदाहरण का चित्र है ये है यामिनी राय का मदर यशोदा और कृष्णा का, जो कि माखन लेते हुए दिखाया गया है। कृष्ण को और मदर यशोदा वहाँ पे खड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक लेडी को घोड़े के पीठ पे बैठे हुए दिखाया है। बहुत ही सुंदर चित्र है ये भी यामिनी राय के द्वारा। यामिनी राय का एक और चित्र आप देख सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर है। नर्तकी का दृश्य है ये। राधा और कृष्ण से रिलेटेड भी यामिनी राय ने चित्र बनाया था। यहाँ पे उनके फेवरेट आपके मयूर भी नाचते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। कृष्ण जी को और राधा जी को बांसुरी बजाते हुए यहाँ पे दिखाया है। उन्होंने फोक आर्ट में ही सारा कुछ दिखाया है। अब हम बात कर रहे थे अमृता शेरगिल के चित्रों के बारे में। तो अमृता शेरगिल का जो चित्र था सेल्फ पोर्ट्रेट, वो उसकी वजह से अमृता शेरगिल पूरी तरह से फेमस हो गई थी। जब उनको इस चित्र के लिए अवार्डेड किया गया था, तब से अमृता शेरगिल का नाम बहुत ज़्यादा हो गया था इंडिया के कलाकारों के बीच। ये था अमृता शेरगिल का हंगेरियन जिप्सी करके चित्र। सॉरी, ये हंगेरियन जैसे ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स है। ये ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स है। ये 1935 में इन्होंने बनाया था, 1935 में इसको बनाया था। ये है ब्राइडल टॉयलेट 1937 में। ये किस ब्राइडल का श्रृंगार करते हुए दिखाया है इन्होंने, 1937 में इसको चित्रित किया था। इनके कलाकृतियों का एक मेन पार्ट ये था कि लाइट एंड डार्क, इनकी चित्रों में आप एक तरह से सांथाल लोगों का चित्र देख सकते हैं। जैसे डार्क लोग भी बनाया करती थी ये, और ब्राइडल को इन्होंने कैसे गोरा सा बनाया है। और इनके चित्रों का सबसे मेन पार्ट था कि इनके चित्रों में आप रेड कलर का बहुत ही सुंदर प्रयोग देखते हैं। कहीं कहीं इन्होंने रेड कलर को जो टच दिया है वो इनके चित्रों का एक बहुत ही ग्लो कर देता है, बहुत ही अलग सा प्रभाव पैदा करता है रेड कलर। तो इनका जो फेवरेट कलर हुआ करता था रेड कलर, क्योंकि इनके चित्रों में आप रेड की फ्रेशनेस देख सकते हैं। ठीक है,
अमृता शेरगिल का ये विलेज सीन है। यहाँ पे लाल मिर्च यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ जैसे गांव में लोग होते हैं, लाल मिर्च का हम जब पिकल या अचार बनाते हुए देखते हैं, हम अपने घरों गांव के घरों में जाते हैं और ठंड के दिनों में जब मिर्च का अचार जब भरते हैं तो एक फैमिली में अगर ऐसा होता रहता है तो आसपास की 2-3 औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और वो मिर्च को उसमें मसाले को फिल करती हैं। इसकी एक अलग ही टेक्निक होती है, मैंने ये देखा हुआ है अपने घर में, मेरी मम्मी और दादी लोग ऐसा करती थी। तो बिल्कुल उन्होंने उस समय के गांव के दृश्य को दिखाने का बिल्कुल प्रयास किया हुआ है। मिर्च कैसे बिखरे हुए हैं, डलिया में रखा हुआ है, इस तरीके से उन्होंने चित्रित किया है। तो अमिता शेरगिल का ये जो गाँव का और विलेज सीन होता था ये बहुत ही उम्दा होता था। रेड कलर का आप इसमें भी प्रभाव देख सकते हैं, किस तरीके से इन्होंने हर जगह कलर करके कुछ रेड कलर का प्रभाव दिखाया है, जो कि इनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हुआ करती थी। नेक्स्ट, सॉरी, तो फ्रेंड्स ये था मेरा 21st मॉक टेस्ट, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सॉरी, मैं अभी 16 नंबर पे थी, मैं 17 नंबर अभी, हाँ 17 नंबर। निकोलस रोरिक का जन्म कहाँ हुआ था, हमने क्वेश्चन पूछा था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग। राइट आंसर इज सी, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था निकोलस रोरिक का जन्म, जो कि फ्रांस में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, रोरिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। रोरिक संग्रहालय की स्थापना 1923 में हुई थी। राइट आंसर इज सी, 1923 में। निकोलस रोरिक स्थायी रूप से कुल्लू में आकर कब बस गए थे। राइट आंसर इज 1928 बी। ठीक है, 1928 में आके निकोलस रोरिक कुल्लू में बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर ने भारत में कहाँ रहकर भारत की कला में योगदान दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर आकर, यहाँ पर इन्होंने आने से पूर्व प्रोफेसर लैंगहैमर वियना ऑस्ट्रेलिया के स्टेट कॉलेज ऑफ आर्ट में कला अध्यापना करते थे। बम्बई के कला जगत में वे व्यक्ति चित्रकार और दृश्य चित्रकार के रूप में विख्यात थे। प्रोफेसर लैंगहैमर टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशनों के भी आर्ट डायरेक्टर थे। ठीक है, उनके अनेक चित्र टाइम्स ऑफ इंडिया के उस समय के वार्षिक अंकों में प्रकाशित होते रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद बम्बई की कलात्मक गतिविधियों के आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कला जगत से जोड़ने का काम जो कलाकार कर रहे थे, उन्हें प्रोफेसर लैंगहैमर से पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। विशेष रूप से अभिव्यंजनावादी कला के प्रचार में इनका योगदान सबसे ज़्यादा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 20 क्वेश्चंस। मेरे 20 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर जो नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप अपने क्वेश्चंस आपके कितने सही होते हैं वो भी हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।